नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना भले ही अभी आपको लग रहा है कि बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन पिछली 3 गलतियों से हमने सीखा है कि जब जब लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया है वो हमारी जान पर बहुत भारी पड़ा है। कोरोना ने जैसे तेजी से अपना असर दिखाता है और जिस तेजी से वो स्प्रेड होता है उसके बाद किसी को बचने का मौका नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में इस वक्त करीब 15 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं। आपको बता दें, ये आंकड़े आपको लग रहे होंगे 15 केसेस कोई बड़ी बात नहीं है। इतने परेशान क्यों हैं हम कि अपने प्राइम टाइम शो को कोरोना को समर्पित कर दिया? वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान भी होंगे। वजह यह है कम केसेस आने की कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सरकारी अस्पतालों में कोरोना की टेस्टिंग ही नहीं हो रही। जी हां, ठीक सुना आपने, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोरोना गाइडलाइन जारी ही नहीं की गई है, इसलिए वहां टेस्ट ही नहीं किया जा रहा है कि कोरोना है या नहीं है। ये तो वो आंकड़े हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के जरिए या दूसरी लैब्स के जरिए सामने आए हैं। मतलब जो 100% श्योर हैं या जिनको लग रहा है और प्राइवेट में जाकर के 1500-2000 का वो टेस्ट करा सकते हैं, वो करा करके वो आंकड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में कितने लोग होंगे जो आप सोचिए कोरोना पॉजिटिव होंगे? उससे भी बड़ी बात यह है कि करोड़ों की मशीन ग्वालियर, रीवा और भोपाल में है, जिस एक मशीन की कीमत करीब 5 करोड़ है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है और उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि वो मशीन बंद पड़ी हुई है। 5 करोड़ की मशीन बंद पड़ी हुई है। कारण सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस मशीन से जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की जाती है, उसके लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है। वो केमिकल नहीं है हमारे पास। सोचिए, 5 करोड़ की मशीन WHO से मिली, वो पड़ी हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसमें डालने के लिए केमिकल होता है, छोटा सा, वो केमिकल हमारे पास नहीं है। थोड़ा सा इस तरह की लापरवाही जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में चल रही है। क्या यह जान पर भारी पड़ेगी या सरकार को लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें घबराना है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। बड़े जो शहर हैं, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या तैयारी है इससे निपटने की? इस पर बातचीत की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यहां के CMHO से, डीन जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनसे। जरा सुनिए जबलपुर और ग्वालियर में बड़े जो पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, क्या कह रहे हैं। 2 के बाद तो लोग एकदम निष्फिक्र भी हो गए और इसलिए आपको मालूम है कि जो कोविड का टीकाकरण हुआ था उसमें पहली डोज में तो करीब 90% लोगों ने टीकाकरण करा लिया था। दूसरी डोज में ये संख्या 68% रही और तीसरी डोज में तो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाया टीकाकरण। तो लोगों को ये लगा कि अब ये बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसको सीरियसली लेना ही चाहिए क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बीमारी को फैलने में समय नहीं लगता। तो लोगों के लिए यही सलाह है कि भीड़ भरे स्थानों पर ना जाएं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं लक्षण होने पे, और लक्षण यदि होते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। परंतु मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि कोविड के बाद देश में हर जगह, और मैं अपने स्तर पे गजरा चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में कहूँगा कि पूरी तरह से तैयार हैं। और उस समय जो संसाधन उपलब्ध हुए थे, चाहे जांच की मशीनें हों या किट हों, रिएजेंट्स हों, तो हमारे लोग ट्रेंड हैं क्योंकि कोविड की महामारी से सब लड़ाई लड़ चुके हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर उदासीनता के आरोप लगा रही है, उधर बीजेपी पलटवार कर रही है। दोनों के बयान सुनिए। देश में और प्रदेश में कोरोना के एक नए वेरिएंट की फिर से आहट सुनाई दे रही है और लग रहा है कि दोबारा फिर से कोरोना आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश में श्रेय लूटने की राजनीति करते हुए, प्रचार करते हुए घूम रहे हैं और भाजपा की सरकारें जो है वो इंतजामिया बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये बताया जाए कि पहले के जो PM केयर फंड्स का पैसा है, वेंटिलेटर्स हैं, दवाइयाँ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं और वैक्सीन की क्या व्यवस्था है, एक श्वेत पत्र सरकार की तरफ से आना चाहिए। सरकार लगातार संवेदनशीलता के साथ कोरोना के मामलों की निगरानी कर रही है। साथ ही जिला अस्पतालों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं समीक्षा बैठक की गई है। एम्स में क्वारंटाइन
रूम बना दिए गए हैं और सरकार सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। जनता में भी अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी इस बार अभूतपूर्व है। किसी तरह से जनता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। आइए देखते हैं हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। देश में लौट आया कोरोना, हालात संभल जाएंगे या फिर पड़ेगा रोना? सीधा सवाल। एमपी में 15 मरीजों का आंकड़ा सामने आया। स्वास्थ्य विभाग अभी तक गाइडलाइन नहीं बना पाया। कांग्रेस बोली करोड़ों की मशीनें खा रही धूल, सरकार ऑक्सीजन प्लांट बनाकर गई भूल। एमपी में कोरोना के लिए तैयारी अधूरी, ये लापरवाही जनता पर कितनी भारी पड़ेगी? अधूरी हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक कोरोना गाइडलाइन नहीं आई है और न्यूज 24 ने एक खास पड़ताल की थी और ऑक्सीजन प्लांट जो बनाए गए थे हर जिले में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उनकी हालत जब हमने देखी थी तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े। हमें नहीं पता, हो सकता है कागजों में चल रहे हो सकता है उनके नाम पर करोड़ों का फंड भी निकल रहा हो उनको मेंटेनेंस के नाम पर कई बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो वहां के ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े थे। ग्राउंड रिपोर्ट हमने की थी। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक कर उनका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं अजय धवले जी आपके पास आता हूं। अजय जी मुझे बताइए, क्या इस वक्त आपको लगता है कि तैयारी पूरी है, और अगर पूरी है तो गाइडलाइन अब तक जारी क्यों नहीं हुई है सर? क्योंकि सरकार तैयारी कर रही है, नहीं कर रही है, इसी से पता चलता है कि जो मशीनरी है उसको किस तरह के दिशा निर्देश जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अभी तक जांच भी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो पा रही है सर? मुझे लगता है कि कोविड की पहली वेव और दूसरी वेव के बाद में भारत सरकार इस एडवांस स्टेज में है कि हम ये जो पैंडेमिक आया था, हम पहली वेव की और दूसरी वेव की बात करें, उसके बाद में जो विश्व भर के कोविड के प्रकरण थे, जो वर्तमान स्थिति की बात करें, JN1 वेरिएंट की हम बात करें या ओमिक्रॉन की बात करें, तो भारत सरकार इस बात के प्रति आश्वस्त है कि अब ये जो वायरस है ये फ्लू के स्वरूप में आएगा। हमने जो वर्तमान के आपने जो आंकड़े गिनाए, मध्य प्रदेश में जो 15 प्रकरण है, तो इसमें लगभग सारे के सारे जो प्रकरण है वो होम आइसोलेशन की स्थिति में है। तो वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि जिसके माध्यम से पैनिक क्रिएट किया जाए या सोसाइटल एक ऐसा दबाव बनाया जाए कि जिससे सरकारी मशीनरी जो फुल प्रूफ वेल विद इन द लिमिट काम कर चुकी है, जिसने ये प्रूव भी कर दिया है। आज हम विश्व के उन विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं जिसने 220 करोड़ वैक्सीन के डोजेज एडमिनिस्टर किए हैं। हमने उस वैक्सीन को भी बनाया है, विश्व के उन अग्रणी राष्ट्रों में भी हम खड़े थे जिसने अपनी स्वदेशी वैक्सीन के माध्यम से अपने देश के नागरिकों की जान की रक्षा की है। तो मुझे लगता है भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, चाहे हम 2019 की बात करें, 20 की बात करें, उसके बाद की बात करें, हमने जो जिस जज्बे के साथ में जमीन पे काम किया, मुझे लगता है जब भी भारत सरकार का गाइडलाइन आएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आएंगी, मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य का महकमा है ये वेल विद इन द जो उसका प्रोसीजर है, जो स्कोप है, उस स्कोप में पूरी तैयारी के साथ में काम करने के लिए तैयार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में का जो भोपाल वाला एम्स है, वहां पे एक स्पेशल आइसोलेशन डेडिकेटेड वार्ड क्रिएट किया गया है। RT-PCR का वहां जीनोम सीक्वेंसिंग की भी व्यवस्था है, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इस दृष्टि से देखे कि हमें एकदम से फ्रंट पे उतरना है। लेकिन निश्चित रूप से हमने इस 2 बड़े वेरिएंट को हम हरा चुके हैं। हमने प्रूव भी कर दिया है कि हमारी स्वास्थ्य की जो प्रणाली है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारा फ्रंटलाइन का वर्कर्स, ये पूरी तरह से तैनात है। इनको इस बात की ट्रेनिंग हो चुकी है। और आज भारत की, जैसे कि आपने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट कई बंद पड़े हैं, तो एज एंड व्हेन नेसेसरी इन ऑक्सीजन प्लांट की जब आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए आज हमारे पास में एक एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जिसको जब वेल विद इन द हम कहेंगे कि स्कोप में जब आएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आएंगी, गाइडलाइन आएंगी, तो ये हमारा सब रेडी टू ऑपरेट रहेगा। तो मैं अजय धवले जी, अगर कोई खतरा हमारे लिए छोटा है, बड़ा है, ये हम कैसे एनालिसिस करते हैं? ये हम इसी से करते हैं कि हम केसेस देखते हैं। केसेस देखने के लिए कितने हैं ये देखने के लिए हमें टेस्ट करने होंगे। मुझे ये तकनीक समझ में नहीं आ रही है। आप जो बता रहे हैं कि अभी कुछ घबराने की बात नहीं है, ये किस तकनीक के जरिए आप कह रहे हैं कि बिना टेस्ट किए आप कैसे तक कह दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है? 15 लोग तो केवल इंदौर में निकल कर आ गए सर। पिछले 5 दिनों में 11 थे, आज बढ़कर के 4 और केस हो गए। ये प्राइवेट टेस्टिंग के जरिए पता चल रहा है। अगर ऐसा है
और एक और मेरा आपसे कॉन्ट्रोडिक्शन जो आपकी बात में आया, आप मान रहे हैं कि जो केंद्र के अधीन अस्पताल है वहां पर केंद्र इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और हमारे पास 3 जगह, ग्वालियर, भोपाल और रीवा, 5-5 करोड़ की मशीनें धूल खा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास उनके जो एसर्जेंट या जो केमिकल होता है वो नहीं है। तो एम्स में वो टेस्टिंग हो रही है भोपाल के, लेकिन भोपाल में जो राज्य सरकार के अधीन है उसमें नहीं हो रही है। तो ये बीमारी देखकर तो आएगी नहीं ना सर? अभिलाष जी, मुझे लगता है कोविड-19 की पहली वेव और दूसरी वेव के बाद में भी आपने सरकारी मशीनरी को के एक्टिवनेस को कवर किया होगा। आपने देखा है कि किस तत्परता के साथ में हमारा स्वास्थ्य का महकमा काम करता है। तो इस बात के लिए ऐसा बिल्कुल भी हम अगर कहें कि वो बिल्कुल भी निष्क्रिय पड़ा है तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार, क्योंकि ये देखिए ये पैंडेमिक की स्थिति में यदि पैंडेमिक आता है तो इसके लिए गाइडलाइन इशू करने का काम, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी हैं और व्हाट टू डू और वेयर टू डू, ये सारी की सारी प्रोसीजर भारत सरकार निर्देशित करेगा। तो इस बात की हम बाइफरकेट करें कि राज्य सरकारें पूरी तरह से निष्क्रिय, राज्य सरकारें काम नहीं कर रही और सिर्फ भारत सरकार का जहां स्वास्थ्य का महकमा है, जैसे एम्स भारत सरकार के अधीन आता है तो वही काम कर रहा है, ये अपने आप में बेईमानी है। जब भी सरकार के निर्देश रहेंगे और पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे को इस विषय के लिए हम कहेंगे कि उस वॉरफ्रंट पे जाके डील करने की आवश्यकता रहेगी, मध्य प्रदेश की सरकार तत्परता के साथ में इस काम में लग जाएगी। आज आवश्यकता है मेरी कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति की नजर बनाए रखे, निगरानी करे, मैक्सिमम जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है जो बाहर से आ रहे हैं या जहां से केसेस आए, मॉनिटरिंग तब होगी ना जब हमें पता होंगे कि कोई है, टेस्ट करेंगे तब। अब कोई आपके बगल में बैठा है, उसे पता टेस्ट नहीं होगा, कैसे पता चलेगा सर उसे कोविड है नहीं? चलिए अजय धवले जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं राहुल राज जी के पास आता हूं। राहुल राज जी, आपके पास आऊं उससे पहले माफी के साथ आप इजाजत दीजिएगा, डॉक्टर एनके शर्मा फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएमए नोएडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत कर लेता हूं, उन्हें इंट्रोड्यूस कर लेता हूं और चूंकि टेक्निकल सवाल है उनसे पूछ लेता हूं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहूंगा कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है सर, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी अब बढ़ने लगे हैं, तो हम अभी टेस्ट ना ही करें ये बेहतर है या कम से कम टेस्ट के लेवल पर हमारे राज्य सरकारों को अब आ जाना चाहिए कि टेस्टिंग शुरू कर दें, छोटे नहीं तो बड़े अस्पतालों में एटलीस्ट शुरू कर दें, ताकि केसेस बढ़ रहे हैं ये हम देख सकें, हम रेक्टिफाई कर पाएं कि हाँ अब स्थिति खराब होने वाली है, अब हमको एसओपी लागू करनी पड़ेगी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश, चाहे वो यूपी है चाहे मध्य प्रदेश है, मैं तो पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ जी। इन्वेस्टिगेशंस का जहां तक सवाल है उसको तो बंद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया था, कोरोना का एक वायरस है, ये कहीं नहीं गया था, ये सब हमारे ही बीच में है और पहले से ही है। कुछ थोड़ा सा हम लोगों की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम था थोड़ा डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कम हो गया था, हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया था थोड़ी सावधानी बरतने के बाद में। कोरोना बीच बीच में नए नए वेरिएंट में आता रहता है, नए रूप में आता रहता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में हम लोगों को प्रभावित करता रहता है। तो गवर्नमेंट, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या महाराष्ट्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, या मैं तो संपूर्ण भारतवर्ष की गवर्नमेंट से सभी से निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन तो कभी भी, इसकी जांच की जो सुविधा है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपने देखा होगा चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस थे, चाहे स्वाइन फ्लू था या कुछ भी था, वो आज भी आ रहे हैं। तो हम लोग समय रहते हुए इसको हम सही से कवर कर ले और सही से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके, सही से जांच करके, एक एक आदमी, एक एक पेशेंट, यदि हम कहीं किसी को लगता है खांसी है, बुखार है या कुछ नेजल कंजेशन है या दूसरी कुछ चीजें आ रही है या फटीक है, बॉडी फटीक है, तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी हम उसको कवर कर पाएंगे, तभी उसको आइसोलेशन में ले पाएंगे, तभी हम इस बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। जब हमारे पास जांच की सुविधा ही नहीं होगी तो बीमारी को फैलने में, रोकने में असुविधा होगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन की जो सुविधा है वो प्रॉपरली करनी चाहिए, मैं समझता हूँ जहां तक है, और इसमें कोई राजनीतिक चीजें ना हो करके सभी को हम लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि बीमारी कभी भी अमीर गरीब, ऊंच नीच, बीजेपी है, कांग्रेस है, कौन सी पार्टी है, ये नहीं देखती। वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वो अमीर को भी लगेगा, गरीब को भी लगेगा, बीजेपी वालों को भी लगेगा, कांग्रेस वालों को भी लगेगा, दूसरी पार्टी वालों को भी लगेगा। तो इन चीजों में ना उलझ करके हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में हमें सुविधाओं को हमें डेवलप करना चाहिए। यदि कहीं कमियां हैं
यदि कहीं खामियां हैं तो उन खामियों को हमें दूर करना होगा ताकि जन हानि कम से कम हो सके और हम बहुत जल्दी से इस बीमारी को फैलने से रोक सके और लोगों को बचा सके। यदि समय निकलते हुए हमने इसको कवर नहीं किया, समय निकलते हुए हमने रहते हुए हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर्ली इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसको हमने खत्म नहीं किया, तो ये थर्ड वेव हो जाएगी। आपने जैसे पहली फर्स्ट आई, सेकंड आई, अब थर्ड हो जाएगी, तो वो ये उसके बाद फोर्थ भी आएगी। तो वायरल इन्फेक्शन है, इसको फैलने से यदि हमें रोकना है तो हमें इसको चिन्हित करके इसका प्रॉपर्ली इसका ट्रीटमेंट वगैरह हमें लोगों को सुविधा करनी होगी, हमें तैयारी करनी होगी अपनी ऑक्सीजन वगैरह की, हमें आइसोलेशन वार्ड की भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और बीमारी फैल जाए और महामारी हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। राहुल राज जी, ये अलार्मिंग सिचुएशन सर कब आएगी और अलार्मिंग सिचुएशन आए ही क्यों? अगर हम पहले ही अपनी 5-5 करोड़ की मशीनें जिसमें से कुछ हमें WHO ने दी हैं, उसमें वो छोटा सा थोड़ा सा सस्ता सा केमिकल आता है, वो नहीं है एसर्जेंट जो है, वो डाल दें और वहां पर टेस्टिंग करा ली जाए, या फिर हमारे डॉक्टर्स, अभी हमने 4 बड़े शहरों में पता किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो सबने कहा कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई है इसलिए हम अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा गया कि हमारे पास गाइडलाइन ही नहीं, हम टेस्टिंग कैसे कर लें? तो टेस्ट करने के लिए कितने आंकड़े आने के बाद टेस्ट होना चाहिए? क्या आपको लगता है ये जो अभी जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है एकदम से फिर बहुत तेजी से केसेस आ जाएं? या एक ये दूसरा तरीका भी होता है कि टेस्ट ही मत करो तो केसेस बढ़ेंगे नहीं, पैनिक फैलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, धीरे धीरे करके मामला सुलझ जाएगा? देखिए अल्लाह जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे आज हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हमने देखा कि पूर्व में जब कोविड आया था तो तमाम चेतावनियां जो लोगों ने दी थी उसके इतर सरकार की तैयारी न होने के कारण हमने नदियों में तक लाश बहती देखी है और ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पते देखा है। जहां तक प्रश्न केसेस का है, जो मेरी जानकारी है, मैं अभी पढ़ रहा था तो 1009 केस 28 मई तक पूरे भारतवर्ष में आ चुके हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी में एक कहावत होती है जो डॉक्टर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी बचाव जो है वो इलाज से बेहतर होता है। तो अगर सरकार पहले ही इस बचाव की मुद्रा में रहे, जो आपकी रिपोर्ट के ओपनिंग स्टेटमेंट्स मैंने देखे, उससे जाहिर है कि हमारे अस्पताल जो है वो मानसिक रूप से अभी भी कोविड के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि गाइडलाइन आएगी। अब गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की आएगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतनी बड़ी महामारी जिससे हम बचे हैं कि अस्पताल उनकी उस विंग्स को बंद कर दे। आज कोविड की जो टेस्टिंग किट है वो मार्केट में उपलब्ध है, जो लोग स्वयं खरीद सकते हैं, वो तबका अपना इलाज कर सकता है। लेकिन वो गरीब तबके का काज जो सरकारी अस्पताल में जाके आज इलाज कराता है। धवले जी बड़े समझदार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छी तरह समझेंगे इस बात को कि एक आम गरीब आदमी को ये चीजें समझने में बहुत समय लग जाता है कि उसे कौन सी गंभीर बीमारी है जी। सबसे पहले उन झोला छाप डॉक्टरों के पास वो जाता है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, हमने देखा कोविड काल में। उसके बाद वो एक लोकल डिस्पेंसरी में जाता है, फिर कोई उसे रेफर करता है तो वो तहसील के अस्पताल में जाता है, फिर जिले के अस्पताल में जाता है, तब जाके पता चलता है साहब मुझे ये बीमारी हो गई। तो ऐसे मेडिकल डिसइंफॉर्मेशन के माहौल में हम ये उम्मीद करें कि साहब एक बहुत सारे केसेस बढ़ जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पूर्व में कोविड आया था तो धवले जी मध्य प्रदेश ने उपचुनाव देखा, आपने खूब चुनाव प्रचार किया और उसके बाद ये कहा गया था कि कोविड बढ़ेगा, आपने नहीं माना, लेकिन कोविड बढ़ा, लोगों की जान गई। इस शहर में जहां बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, इसका ऐसा कोई भी विश्राम घाट नहीं था जिसमें पैर रखने की भी जगह हो। लाशों के अंबार हमने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पक्ष विपक्ष से ज्यादा इतर मानव जीवन का प्रश्न है। आपने वैक्सीनेशन की बात, जो गिरावट कोविड के केसेस में आई थी, लेकिन उसके बाद अभिलाष ये मेंशन करना जरूरी है, डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, ये चिंता का विषय है कि आज लोगों को साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं जी। तो पक्ष विपक्ष के इतर अभिलाष जी चिंता करनी होगी। अगर हमारे अस्पतालों में कोई व्यवस्था मुहैया नहीं है तो उसे दुरुस्त करें। पूर्व में ऑक्सीजन के लिए जो कैंपेन चलाए गए उनका क्या, कोई सोशल ऑडिट हुआ? और जिन व्यवस्थाओं के ना रहते हुए लोगों की जानें इस बीमारी से जा सकती हैं, उन व्यवस्थाओं पे तो कम से कम सरकार को गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जान तो धवले जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे हमारे प्रवक्ता जी की हो, चाहे रामेश शर्मा की हो, सबकी जो है इंपॉर्टेंट है अभिलाष जी। और मैं धवले जी से निवेदन करूंगा कि बड़ा दिल करके कम से कम सच्चाई को कहें। ठीक है राहुल जी। रमेश जी, थोड़ा सा हम लोग का मार्गदर्शन कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये खबर दिखा रहे हैं तो मुझे ये फील हो रहा है कि शायद सरकार को ये ऐसा मैसेज ना जाए कि हम किसी को डरा रहे हैं। अगर हम वो करा रहे हैं तो हमें भी दुरुस्त कीजिएगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जितना हल्के में सरकार ले रही है उतना भी हल्के में नहीं ले रहा है। तो क्या कोई बीच की स्थिति है क्या? अभी आप बेहतर समझते हैं,
पत्रकारिता के धर्म को भी और सरकार के कर्म को भी। आप हमारा मार्गदर्शन करें रमेश जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से आप जो खबर दिखा रहे हैं बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सावधानी बरतना, समाज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। बल्कि मैं तो इसमें ये कहूँगा कि इस समय जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनको भी किसी गाइडलाइन की चिंता इंतज़ार करने के बजाय ये जो खबरें आ रही हैं देश भर से कोरोना की, इसको ध्यान में रख करके स्वयं अपने स्तर पर अलर्ट होना चाहिए। और दूसरा, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कोरोना को कांग्रेस भाजपा से ऊपर समझना चाहिए। और जिन अस्पतालों में अव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था है, और ये मंत्रियों के स्तर पर ठीक नहीं होती, ये निचले स्तर पर, तंत्र के स्तर पर ही ठीक होती है। तो जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक भी हो सकते हैं, पार्षद हो सकते हैं, नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्ष हो सकते हैं, वो बहुत विनम्रता के साथ पार्टी बैनर को बिल्कुल दूर करके, ना भाजपा हो ना कांग्रेस को, ना तो ये प्रभाव हो कि हम सत्तारूढ़ दल के हैं और ना ये प्रभाव हो कि हम विपक्ष के हैं और हमको इसका क्रेडिट चाहिए या सरकार की इमेज खराब करना। कहीं ना कहीं बहुत विनम्रता पूर्वक जो लोकल इंचार्ज हैं, जो मेडिकल डीन है, मेडिकल कॉलेजेस के डीन है, हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, उनसे बहुत विनती पूर्वक व्यवस्था को सुधारना। और दूसरा, कहीं ना कहीं समाज में इस जागरूकता का अभियान भी चलना चाहिए। जैसे मैं गांव से आता हूं, हमारे यहाँ फार्मूला था कि 2 हाथ दूर से बात करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, बाहर के कपड़े बाहर रखो। तो ये पिछली बार अगर हमने देखा है तो इम्यूनिटी उस वर्ग में ज़्यादा रही है जो बाजार का कम खाता था, भीड़ भरे स्थानों में कम जाता था। गाँव में अगर आप देखेंगे तो गाँव में कोरोना कम गया है। तो वही लोग जो शहरों में काम करते हैं और वो जो गाँव में गए, उन्होंने गाँव में फैलाया। तो ये समाज की जागृति का अभियान भी चलना चाहिए। अभी से सावधानी बरतें। भीड़ लगाने के लिए किसी स्थान पर, कोई बाजार हो, कुछ हो, उसमें जाने की, धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है। घर का बना हुआ खाएं, होटल से दूर रहें, और घर के बने सामान में भी उस बात का ध्यान रखें जो इम्यूनिटी बढ़ाए और कहीं ना कहीं आपके जो ऑक्सीजन के लेवल को कम ना हो। दिनचर्या को ठीक रखें, लंबी सांस लें। ऑक्सीजन का लेवल ठीक करने के लिए लंबी सांस लेना भी बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा शारीरिक श्रम करना भी आवश्यक है। और मैं समझता हूं इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए ढबले जी को भी, कि अस्पतालों में निश्चित रूप से अव्यवस्था है। और पिछली बार भी आपने अगर देखा होगा, कोरोना फैल गया था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो जलेबी ही बनाते रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस बार मैं समझता हूं हमको अतीत के अनुभव से सीखना है। पिछली बार के अभी से सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। गाइडलाइन का हम प्रतीक्षा बिल्कुल ना करें। ठीक है सर। डॉक्टर एन.के. शर्मा, मैं आपसे के पास आऊंगा। सर, मुझे बताइए, जो नया वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है? क्योंकि बता रहे हैं कि ये स्प्रेड तेजी से होता है। हालांकि मौत मध्य प्रदेश में अभी एक हुई है, उतनी मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी जगह दिक्कतें ये भी हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग नहीं हो रही तो अगर कोई मर भी रहा है तो कोई सोच भी नहीं रहा कि ये कोरोना से मरा है। हो सकता है हम उसको सोचते हैं कि वो किसी और वजह से उसकी डेथ हुई है। तो जब टेस्टिंग ही नहीं होगी, और दूसरा ये कितना खतरनाक है, स्प्रेड कहा जाता है कि जिस वायरस की स्प्रेडिंग पावर ज्यादा होती है वो फैटल कम हो जाता है। क्या ये बात सही है? देखिए, कोई भी बीमारी हो या कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा जब बीज जमीन के अंदर डाला जाता है या कोई भी रोपाई करते हैं फसल की, तो छोटा सा अंकुर ऊपर आता है जमीन के बाहर और वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो कोरोना का वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और खास तौर से कोरोना का जो वायरस है, ये आपने देखा होगा, ये अलग अलग वेरिएंट में आ रहा है, अलग अलग रूपों में आ रहा है। जैसे हम लोग इसको एक वेरिएंट को कवर करते हैं, वो दूसरे अपनी वेरिएंट चेंज कर लेता है, वो दूसरे रूप में आ जाता है और वो पहले से और ज्यादा ताकतवर होता है और पावरफुल होता है और नए घातक रूप में वो पेश आता है। तो हमें बीमारी को तो पहले हम लोगों को ये अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि कितना घातक है, कितना कम है। कोई भी वायरस कम घातक नहीं है। आज भी आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू आज भी घातक है। कल भी स्वाइन फ्लू से डेथ हो रही थी, आज भी डेथ हो रही है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कल भी वो बहुत घातक था, वो आज भी है। यदि उसका सही समय पे ट्रीटमेंट हो रहा है तो जान बच जाएगी, अदरवाइज उससे भी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। आज भी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर टीबी के पेशेंट से काफी मृत्यु दर है। तो हमें पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है, हम सब लोगों को इसी के प्रति जागरूक होना है कि इसका कौन कितना प्रभावित करेगा, कितना उसका प्रभाव डालेगा, कितना बीमारी को फैलाएगा, कितना स्प्रेड करेगा, कितना हमारी
उसको करेगा, ये एक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम इसको कितनी जल्दी से कवर कर सकते हैं अपने आप को और अपने समाज को, हम इससे कितनी जल्दी से हम बचा सकते हैं, इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। और यदि ये फैल गया, ये बात बिल्कुल सही है कि जो नया वेरिएंट आया ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, और ये बात भी फिक्स है, जितनी जल्दी से स्प्रेड होगा उतनी जल्दी लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा। आज 1000 कुछ है, कल 10,000 कुछ होंगे, फिर लाखों में होंगे। ठीक है। और उसकी वजह से ही फिर कैजुअलिटी भी बहुत बढ़ेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं जी, हम लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, गवर्नमेंट को थोड़ी जो सुविधाएं है हेल्थ के क्षेत्र में, जैसे उसको हमें थोड़ा सा डेवलप करने की आवश्यकता है। उसको हमें थोड़ा सा समय रहते हुए हमें उसको, जो उनमें कहीं कुछ त्रुटियां हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो हम सेकंड वेव में हमने देखी है, अधिकतर सरकारों ने या अधिकतर स्टेटों में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के अस्पतालों को हम लोगों ने उनको ऑथराइज कर दिया था पेशेंट को एडमिट करने के लिए, और उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई है। उनके लिए बिल्कुल मानवता वाले चीज को बिल्कुल शर्मसार करने वाला काम किया गया। इतनी बहुत से पेशेंट को कोरोना भी नहीं था और वो कोरोना डिक्लेयर किया, कहीं से कुछ लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों पे भी गवर्नमेंट को कुछ कोई कमेटी बना करके, कोई आयोग बना करके कुछ ऐसा एक इसमें लगाए, ताकि कोरोना की आड़ में आम जनता की, गरीब जनता की, जो हमारे गांव में, ठीक है डॉक्टर एन.के. शर्मा, ठीक है, सब्जी बेचने वाले छोटे लोग, ठीक है डॉक्टर एन.के. शर्मा, ठीक है, कोई धोखाधड़ी ना हो, उनके ठीक है, ठीक है शर्मा, ठीक है, उनके साथ में कोई गलत व्यवहार, ठीक है शर्मा जी, इस पे भी गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं राहुल राज जी आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, ये सांसों के लुटेरे वाले ग्राफिक्स जरा फुल स्क्रीन पर चलाइए। ये न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रमेश शर्मा जी, आपसे भी दरख्वास्त है, आप भी देखिएगा इस हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को। हमने चेक किया कि कई सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट जो ऑक्सीजन प्लांट है उनसे ऑक्सीजन ली जा रही है, और महीने का 18 से 20 लाख छोटे अस्पतालों में, जिला लेवल के अस्पतालों में 40 से 50 लाख रुपए की ऑक्सीजन खरीदी हो रही है। आप सोचिए, मुरार जिला में अगर एक अस्पताल की बात करूं, मुरार जिला अस्पताल में 40 लाख की ऑक्सीजन की खरीदी हो रही है। और जबकि कोरोना काल में हमने 221 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, इनमें से 65 पीएम केयर के तहत हमने लगाए थे, और इनमें से 114 पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। केवल 97 ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत, उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा है, और वो सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है। राहुल राज जी, अब मुझे बताइए कि जब हमारे पास ऑलरेडी 221 ऑक्सीजन प्लांट थे, तो वो बंद करा करके प्राइवेट अस्पतालों से महीने की 30-40 लाख रुपए की ऑक्सीजन खरीदी जा रही है, इसे हम कैसे देखें? और अगर दोबारा कोई वेव आती है तो इन्हें चालू करने के नाम पर फिर करोड़ों रुपए लग जाने। देखिए बिलास जी, कुछ वाजिब सवाल हैं जो विपक्ष के नाते मैं चाहूंगा कि धवले जी उसका जवाब दें। पहले भी जब कोविड वेव आई थी, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि भाई आप फ्लाइट्स को बंद करा दीजिए और उसकी गंभीरता से संज्ञान लीजिए। आपने नहीं लिया, बहुत बुरा उसका नतीजा हुआ। जो आप ये प्लांट की बात दिखा रहे हो, हमारी पीएचसीज तैयार हैं क्या? नहीं है। पूर्व में पीएम केयर फंड के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा किया गया, और हम आज क्या देख रहे हैं कि जो अस्पताल हैं, आप खुद अपनी रिपोर्ट ब्रेक कर रहे हो कि वो निजी ऑक्सीजन प्लांट से ले रहे हैं। उसका जवाब धवले जी को ये बताना चाहिए कि सरकारी अस्पताल आज इतने भी दुरुस्त नहीं है, और ये लाखों करोड़ों का ऑक्सीजन क्यों खरीदा जा रहा है? क्यों सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है? क्यों पीएचसीज आपकी जो है उस लेवल तक सारी व्यवस्थाएं नहीं है? अगर धवले जी ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो और ये भ्रष्टाचार की भेंट, आपका पूरा पैसा चढ़ गया, तो फिर ये इस भ्रष्टाचार की आड़ में जो लोगों की जान जाएगी उसका क्या? अभिलाष जी, जो मेरे मित्र राहुल जी ने कोट किया है कि राहुल गांधी जी ने पहले ही एडवाइस किया, तो राहुल गांधी जी ने फाइजर की वैक्सीन को प्रमोट करने का भी काम किया था, लेकिन हमने देखा है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन ने ज्यादा अच्छा काम किया। फाइजर की वैक्सीन के तो साइड इफेक्ट भी पूरे विश्व ने देखे। दूसरा जो प्रश्न आपने, दूसरा जो स्लाइड आपने दिखाया, मुझे लगता है कि किसी भी एक पक्ष को दिखाने की जगह दोनों पक्ष की आवश्यकता है, दोनों पक्ष दिखाने जाने चाहिए। दूसरा, भारत सरकार के स्वास्थ्य महकमे को मुझे नहीं लगता कि कमतर रखने की आवश्यकता है। आज विश्व में उन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम खड़े थे जिनके यहाँ कोविड की महामारी में, कोविड के पैंडेमिक में मोर्टेलिटी रेट हमसे अधिक था, जबकि वो स्वास्थ्य सुविधाओं के मेरा सवाल इस बार ये था, अजय धवले जी, 221 ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास हैं,
114 बंद है, ऑन रिकॉर्ड बंद है। हमने कई जगह जाकर ग्राउंड रिपोर्ट देखी, उस पर जवाब चाह रहा हूं। और हम सरकारी अस्पतालों के लिए प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, क्यों? अभिलाष जी, आपने एक और आंकड़ा पोस्ट किया, आपने कहा कि 5-5 करोड़ की मशीनें धूल काटी, लेकिन कभी यह भी बताने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन के डोजेस दिए, जिसका कॉस्ट होता है 35,000 करोड़। और आप इन कैलकुलेट करेंगे कि पूरे के पूरे कोविड-19 के सर आपने 35,000 करोड़ की वैक्सीन लगा दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर साल हम 40 लाख रुपए की एक अस्पताल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑक्सीजन खरीदेंगे, जबकि हमारे 112 प्लांट बंद है। ये कौन सा लॉजिक है? किसी भी एक पक्ष को सुनने से हम उसका आकलन नहीं कर सकते। ना मुझे आप इस सवाल से थोड़ा सा इतर हो रहे हैं सर। अजय धवले जी, आप मेरा सवाल फिर से सुनिए। आपको दोनों चीजें दिखाने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों में इसका जवाब चाह रहा हूं अजय धवले जी। 221 ऑक्सीजन प्लांट हमारे अपने सरकार के हैं, हर जिले में। मैंने यही कहा अभिलाष जी, एज एंड व्हेन नेसेसरी होता है, एज एंड व्हेन नेसेसरी होगा। सर एज एंड व्हेन क्या सर? 40 लाख रुपए हर अस्पताल के लिए ऑक्सीजन हम बाहर से क्यों खरीद रहे हैं? हमारे पास साल में क्यों नहीं लगा? 3 साल हो गए अपने को, पेंडेमिक से 5 साल हो गए। खरीदी जा रही है, जिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खरीदी जा रही है, 5 साल बाद वर्तमान परिस्थितियां क्या है, इसको भी आपको। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास आता हूं। रमेश शर्मा जी, एक बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट हमने की थी, अब से ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ दिन पहले, 12-15 दिन पहले हमने अपने संवाददाताओं को भेजा ऑक्सीजन प्लांट पर। वो गए और बाकायदा ऑक्सीजन प्लांट के ताले भी दिखाए, जरा तस्वीरों में वो ताले भी दिखा दीजिए भाई, जरा वो तस्वीर भी दिखाइए ऑक्सीजन प्लांट की। और हमने पूरी जब रिपोर्ट निकाली तो ये ऑक्सीजन प्लांट है सर, देखिए बड़ा सुंदर बना हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, इस पर ताला भी जंग खा गया, ये कब से नहीं खुला हमें नहीं पता, और अंदर कहीं कोई गड़बड़ नहीं लग रहा। हो सकता है किसी खास वजह से या जानबूझकर इसको बंद करके रखा हुआ। आप देखिए अंदर पूरा बहुत अच्छी सी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सर 221 प्लांट हमारे पास सरकारी हैं, 112 बंद पड़े हैं, और हम हर जिला अस्पताल के लिए 40-45 लाख रुपए की ऑक्सीजन हर महीने खरीद रहे हैं। तो सर ये तो आम जनता का पैसा है ना, और अगर ये चालू रहते तो आज हमें डरने की जरूरत ही नहीं थी। सरकार कहती है हमारे पास 221 प्लांट खुले पड़े हुए हैं, सब चल रहे हैं, और हर जिला अस्पताल से 40-45 लाख महीने की कॉस्ट अगर हम निकाल के कम कर लें, सामुदायिक केंद्र से 10-12 लाख की कॉस्ट कम कर लें, करोड़ों की बचत तो हमारी सीधी है सर। निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है, लेकिन इसमें अभिलाष जी, ये जो बीच में एक खबर आई थी कि बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट ऐसे थे जो मेंटेनेंस मांग रहे थे, उनमें स्टाफ नहीं था, तो मेंटेनेंस और स्टाफ को लेकर के वो संभवतः ज्यादा महंगे पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से ऑक्सीजन लेने का निर्णय लिया है। ऐसी एक खबर मैंने मीडिया में ही देखी है, अब सत्य क्या है तो, लेकिन इस समय तो वाकई ये एक जांच का विषय आ गया है कि ये इसमें ताले क्यों लगे हुए हैं, ये वाकई एक जांच का विषय है, और सरकार को स्वयं अपनी तरफ से पहल इसकी करनी चाहिए जांच के लिए। जी मैं आज समय कम है, और चूंकि ये हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो एक्टिव रहें। मैं 1 सेकंड कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, 5 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए सर प्लीज। यदि सरकार के पास में स्टाफ कम है हॉस्पिटल के अंदर, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है जी। सरकार वहां अपने कर्मचारियों को तैनात करे, भर्ती लाए, और मैं तो कहूंगा कि इनकी बाकायदा सीडी से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए, और इनके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त वो जांच हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। शर्मा जी, आपने सबसे ज्यादा वो वाला तार छेड़ दिया है जो हम बिटवीन दी लाइन रख रहे थे। अगर वो जांच करा लेंगे तो बहुत दिक्कत में लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो फिर सर मैं वही कहना चाहूंगा, इस देश का यदि सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क यदि किसी ने किया हुआ है, इन पॉलिटिशियंस ने किया है। चलिए ठीक है, हम यही चाहेंगे कि सरकार थोड़ा गंभीर हो जाए और अलर्ट जारी कर दिया। आप सोचिए, ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है, पॉलिटिशियन ने देश को लूट के खा लिया। जी आप देखिए, राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, लेकिन राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं की। आप समझिए इसको, स्वास्थ्य महकमे की इस चीज को, ये कैसी चीज है कि अलर्ट है भाई, अलर्ट रहना, और पूछ रहे सर करना क्या है, बोले ये नहीं बताएंगे, या जब हम लगेगा जब बताएंगे, पर आप अलर्ट रहना। अब वो जो सीएमएचओ है, डीन है, वो भी हमसे पूछ रहे हैं, भाई साहब मैंने पूछा अलर्ट आया, बोले हाँ अलर्ट तो आया है, गाइडलाइन आई, बोले वो नहीं आई। ये चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अजय धवले जी, राहुल राज जी, रमेश शर्मा जी, डॉक्टर एन के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।